वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीटेक M2 में यूनिट 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी PDE। अब इसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसमें से पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, डेल के फॉर्म में जो लिखते थे। तो इसमें कौन कौन से ऐसे नोटेशंस हैं जो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन, एक तो आपको P मिलेगा जो कि होता है डेल z अपान डेल x, ठीक। फिर स्मॉल q जो है वो होता है आपका डेल z अपान डेल y। इसके बाद आता है r, ये होता है डेल 2z अपान डेल x स्क्वायर। फिर आता है s, बिल्कुल सीक्वेंस में p q r s आता है डेल 2z अपान डेल x डेल y, और t होता है डेल 2z अपान डेल y स्क्वायर। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस PDE है उसमें स्मॉल p q r s t बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको ऐसा लिखा कम मिलेगा डेल की लैंग्वेज में, आपको p q r s t में ज़्यादा मिलेगा लिखा हुआ, ठीक। अब बात करते हैं कि इसमें पहला वाला फॉर्म क्या है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो होता है लैग्रेंजियस मेथड फॉर PDE यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। तो लैग्रेंजियस मेथड फॉर PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनके लिए लैग्रेंजियस मेथड है। अब इस लैग्रेंजियस मेथड में पहले तो हमें चाहिए पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। इसको हम पढ़ते हैं PP प्लस QQ इक्वल टू R। अब हमें बनाना पड़ता है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी AE। तो AE ऑफ इक्वेशन होता है लैग्रेंजियस मेथड में, वो है dx अपान p इक्वल टू dy अपान q इक्वल टू dz अपान r। तो ये जो आपके पास p q r है वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो dx अपान p dy अपान q इक्वल टू dz अपान r। और कंप्लीट सॉल्यूशन होता है आपका फाई इन ब्रैकेट C1 कामा C2 इक्वल टू 0। और C1 C2 क्या है? C1 C2 जो है वो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, जो जनरली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE में ये फॉर्म है, ठीक है। लैग्रेंजियस मेथड फॉर PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आता है आपका, और कंप्लीट सॉल्यूशन आता है फाई इन ब्रैकेट C1 कामा C2 इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए इसके बाद हम देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल्स। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है xzp प्लस yzq इक्वल टू xy। हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा आपका PP प्लस QQ इक्वल टू R। तो अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो हमें P मिल रहा है xz, Q की जो वैल्यू है वो है yz, और वैल्यू ऑफ R है xy। तो इस तरीके से हमें P Q R मिल गया। अब हमें लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो AE ऑफ इक्वेशन होगा, AE ऑफ इक्वेशन ये होता है dx अपान P इक्वल टू dy अपान Q इक्वल टू dz अपान R। dx अपान P इक्वल टू dy अपान Q इक्वल टू dz अपान R। P Q R की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो dx अपान P यानी xz, dy अपान yz,
और डी जेड अपान आर यानी एक्स वाई। तो इस तरीके से हमें डी एक्स अपान एक्स जेड इक्वल टू डी वाई अपान वाई जेड इक्वल टू डी जेड अपान एक्स वाई मिल गया। अब हम पहले दोनों पार्ट जो है वो लेके चलते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। व्हेन डी एक्स अपान एक्स जेड इक्वल डी वाई अपान वाई जेड। तो देखो आप दोनों साइड से z कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डी एक्स अपान एक्स इक्वल टू डी वाई अपान वाई। इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ log x, ये होगा आपका log y, और इसी कैटेगरी का कांस्टेंट लिखें तो वो आएगा log c1। log x इक्वल, इसमें log की प्रॉपर्टी होती है आपकी कि जब कभी आपके पास log m प्लस log n हो तो आप इसको log m इंटू n कह सकते हो। तो ये हो गया आपका log m प्लस log n यानी log m इंटू n यानी y c1। दोनों साइड से log खत्म कर दें तो x इक्वल टू क्या आ गया, y c1। तो c1 की वैल्यू हो गई x अपान y। c1 की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी x अपान y। क्लियर? देखते हैं आगे क्या मिलता है। यहां से हमें एक कांस्टेंट मिल गया है c1 इक्वल टू x अपान y। अभी हमने क्या किया था, ये फर्स्ट दोनों पार्ट लिए थे, अब हम ये लास्ट के दोनों ले लेते हैं। तो व्हेन डी वाई अपान वाई जेड इक्वल डी जेड अपान एक्स वाई। ओके, अब देखिए आप इस बार y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डी वाई अपान जेड इक्वल टू डी जेड अपान एक्स। तो z तो डी जेड के साथ चला जाएगा, x आ जाएगा डी वाई के साथ, तो x डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड। लेकिन आप ये देखो कि जेड डी जेड का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन x डी वाई में x का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास जो ये जो c1 रखा है ना मैंने x अपान वाई, तो बताओ आप इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, c1 बाय आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 वाई। तो यहां x की जगह लिख दीजिएगा आप c1 वाई डी वाई इक्वल टू जेड डी जेड और इंटीग्रेशन का साइन। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा c1 वाई स्क्वायर अपान 2 इक्वल जेड स्क्वायर अपान 2। इसी कैटेगरी का कांस्टेंट लिख देते हैं, लिखना तो था अपन को c2, लेकिन लिखेंगे हम लोग c2 अपान 2। तो देखिए आप सभी जगह से 2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, c1 वाई स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर प्लस c2। जहाँ तक c1 की वाई है वैल्यू की बात है, तो c1 की वैल्यू थी अपने पास x अपान वाई, तो x अपान वाई किसकी वैल्यू, c1 की, इंटू वाई स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर प्लस c2। देखो आप y से y कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस c2। इस जेड स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। तो ये हमने c2 फाइंड कर लिया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है फाई इंटू इन ब्रैकेट c1 c2 इक्वल टू 0, फाई इन ब्रैकेट c1 कामा c2 इक्वल टू 0। सो नाउ फाई c1 कितना था अपने पास, x अपान वाई, और c2 की जो वैल्यू है वो निकाली अपन ने एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास इस फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन का आंसर आ गया, फाई एक्स अपान वाई कामा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर हम देखें
स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो यहाँ से हमें P मिल रहा है एक्स स्क्वेयर, Q मिल रहा है वाई स्क्वेयर और R मिल रहा है जेड स्क्वेयर। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी AE ऑफ इक्वेशन होगा dx अपान P इक्वल टू dy अपान Q इक्वल टू dz अपान R। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। dx अपान p मतलब एक्स स्क्वेयर, dy अपान q यानी वाई स्क्वेयर और dz अपान जेड स्क्वेयर। तो हमने क्या किया, जो पी क्यू आर की वैल्यू थी वो रिप्लेस कर दी। अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाला रिलेशन जो है इन दोनों को लेके चल रहे हैं। तो dx अपान एक्स स्क्वेयर इक्वल टू dy अपान वाई स्क्वेयर। देखते हैं इसमें हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो dx अपान एक्स स्क्वेयर इक्वल टू dy अपान वाई स्क्वेयर। 1 अपान एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1 अपान एक्स। तो यहाँ आएगा -1 अपान एक्स, यहाँ आएगा -1 अपान वाई और इसमें कांस्टेंट जो है वो लिख लेते हैं अपन c1। तो हमें फर्स्ट कांस्टेंट मिल गया, इसको इस साइड लाइए तो 1 अपान वाई -1 अपान एक्स। तो इस तरीके से आपके पास ये फर्स्ट कांस्टेंट आ गया। अब हम लेके चलते हैं सेकंड और थर्ड वाले को। तो सेकंड और थर्ड में dy अपान वाई स्क्वेयर इक्वल टू dz अपान जेड स्क्वेयर, dy अपान वाई स्क्वेयर इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, dz अपान जेड स्क्वेयर इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। तो यहाँ से हमें मिल रहा है -1 अपान वाई इक्वल -1 अपान जेड प्लस C2। तो जो सेकंड कांस्टेंट है C2 वो हो जाएगा 1 अपान जेड -1 अपान वाई। सेकंड कांस्टेंट हो गया C2 इक्वल टू 1 अपान जेड -1 अपान वाई। अब देखते हैं कि इसका आंसर यानी सॉल्यूशन क्या बना। तो सॉल्यूशन होता है फाई इन ब्रैकेट C1 कामा C2 इक्वल टू 0। सो नाउ फाई वैल्यू ऑफ C1 1 अपान वाई -1 अपान एक्स कामा 1 अपान जेड -1 अपान वाई इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें जो सेकंड क्वेश्चन था जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया था उसका आंसर मिल गया फाई C1 कामा C2 इक्वल टू 0 यानी फाई इन ब्रैकेट 1 अपान वाई -1 अपान एक्स कामा 1 अपान जेड -1 अपान वाई इक्वल टू 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व P10x प्लस Q10y इक्वल टू 10z। RGP 2014 में था ये क्वेश्चन, मतलब आ सकता है एग्जाम में कभी भी। कोई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं 10 साल बाद रिपीट होते हैं, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसमें। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास PP प्लस QQ इक्वल टू R। यहाँ पे P की वैल्यू जो है वो है 10x, वैल्यू ऑफ Q है वो है 10y और वैल्यू ऑफ R है 10z। ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी AE ऑफ इक्वेशन ये होगा आपका dx अपान P इक्वल टू dy अपान Q इक्वल टू dz अपान R। dx अपान P वैल्यू ऑफ P जो है वो 10x है, dy अपान Q 10y और dz अपान R यानी 10z। तो dx अपॉन 10x इक्वल टू dy अपॉन 10y इक्वल टू dz अपॉन 10z। पहले स्टार्टिंग के दोनों रिलेशन हम लोग लेके चलते हैं। सो नाउ dx अपॉन 10x इक्वल dx अपॉन 10y।
इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, तो dx अपान 10x इक्वल टू dy अपान 10y। 10x का रेसिप्रोकल क्या होता है cot x, और 10y का रेसिप्रोकल होता है cot y। अब हम इंटीग्रेट करते हैं तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin y। इसी कैटेगरी का कांस्टेंट लिख देते हैं log c1। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में हमें log sin x मिला है, राइट साइड में log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लग रही है, तो log m प्लस log n होता है log m इंटू n, यानी ये हो जाएगा log c1 sin y। अब देखिए आप, अगर हम देखें तो log sin x इक्वल टू log c1 sin y, तो दोनों साइड से log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वी हैव sin x इक्वल sin x इक्वल c1 sin y। तो c1 की वैल्यू हो जाएगी sin x अपान sin y। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट कांस्टेंट मिल गया। अब हम सेकेंड और थर्ड वाला पार्ट लेके चलते हैं इतने हिस्से को, तो ये आएगा आपका dy अपान 10y इक्वल टू dz अपान 10z। अगर इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा के इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dy अपान 10y इक्वल टू dz अपान 10z। ये रेसिप्रोकल में 10y को हम लिख सकते हैं cot y, 10z को लिख सकते हैं cot z dz। इंटीग्रेशन ऑफ cot y log sin y, ये आएगा आपका log sin z, और इसी कैटेगरी का कांस्टेंट log c2। अब राइट साइड में हम लोग log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो log m प्लस log n कितना होता है log m इंटू n, तो log m प्लस log n log m इंटू n होता है। तो यहां से हमें मिलेगा log sin y इक्वल, इन दोनों में log की प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा आपका log c2 sin z। दोनों साइड से log कैंसिल हो गया, तो ये बचा sin y इक्वल टू c2 sin z। तो c2 की वैल्यू हो जाएगी sin y अपान sin z। तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा phi c1 कामा c2 इक्वल टू 0, यानी phi ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ c1 क्या है sin x अपान sin y, और c2 कितना है sin y अपान sin z इक्वल 0। तो ये हमारा इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, तो ये जो लेक्चर था अपना वो बेसिक है, बेसिक से मतलब हुआ इंट्रोडक्टरी पीडीई पे, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब हम इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, और थर्ड लेक्चर में देखेंगे हम लोग मल्टीप्लायर्स, यानी कैसे जब इंटीग्रेशन नहीं हो रहा होता है तो हम रेशियोज की हेल्प से कैसे हम नया फॉर्मेट जनरेट करते हैं जिसका इंटीग्रेशन फिर इजी हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।